देखो पिछले क्लास में हम लोग बॉडी मास इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में पढ़े थे ना। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। इंडिया वाला सारा डेटा आपको लिखा दिया था ना, तो सब याद कर लेना है अच्छे से, ठीक है। पब्लिक फैसिलिटीज भी हमने पढ़ लिया है। क्या इज पीडीएस अ एग्जांपल ऑफ पब्लिक फैसिलिटी? यस और नो? यस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक फैसिलिटी, है ना। क्लियर है ना यहाँ तक सब? बहुत अच्छे, शाबाश। अब देखो, आपको मैंने पिछले क्लास में बोला था कि आप ये टेबल करेक्ट कर लेना, तो आप कर लिए थे होमवर्क में करेक्ट। रिवाइज करोगे तब ना याद रहेगा कि इसको करेक्ट करना था, बोला था ना। जो नया डेटा है उसको लिखना था, है कि नहीं? तो ध्यान से सुनो, जब आप नया डेटा लिखते तो आपको उसमें पता चलता, देखो जो इंडिया का ग्रॉस नेशनल इनकम है, जो पीपीपी है ना, पर कैपिटा इनकम है पीपीपी मॉडल पे, है कि नहीं, वो श्रीलंका से कम है। जबकि श्रीलंका देख लो कितना छोटा कंट्री है, श्रीलंका का पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज्यादा है, ठीक, ज्यादा है। इसके बाद आप देख लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी श्रीलंका का इंडिया से ज्यादा है, जबकि छोटा सा कंट्री है कि नहीं। आप देख लो मीन ईयर स्कूलिंग भी, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग बिफोर द एज ऑफ 25, वो भी श्रीलंका का ज्यादा है इंडिया से। आप देख लो एचडीआई रैंक, इंडिया का एचडीआई रैंक कितना है? 130, और श्रीलंका का 89 रैंक में भी ऊपर है इंडिया से। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर हम लोग एचडी, ये जो रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है जिसको यूनाइटेड नेशंस ने पब्लिश किया, इसको देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है? कहां के लोगों का कंडीशन ज्यादा अच्छा है, इंडिया या श्रीलंका? श्रीलंका। ये सब एग्जांपल याद रखना। भले इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, श्रीलंका एक छोटा कंट्री है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को अगर कंपेयर किया जाए तो हमें देखने को मिल रहा है कि श्रीलंका का कंडीशन इंडिया से अच्छा है। वहां का पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा है, वहां का लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज्यादा है, वहां का मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग भी ज्यादा है, वहां का देख लो एचडीआई रैंक है ना, वो भी ज्यादा है। मतलब वो कम है, इंडिया से कम है, मतलब रैंक में बेटर है, वहां का कंडीशन बेटर है इंडिया से। आप समझ रहे हो ना? नेक्स्ट पेज पे आ जाओ आप। नेक्स्ट पेज में इस टॉपिक का देखो, नेक्स्ट पेज में इस टॉपिक का जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, आप उसको पूरे को ब्रैकेट में डाल दो। क्या लिखा है वहां पे? देखो लिखा है इस चार्ट को, इस टेबल को देखकर हमें समझ में आ गया, इट हैज मेड इट वेरी क्लियर दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट, that what is important in development is what is happening to citizens of a country. It is people, their health, their well-being, that is most important, है ना। सिर्फ इनकम से कुछ नहीं पता चलेगा, वहां के लोगों का हेल्थ कैसा है, एजुकेशन कैसा है, वो ज्यादा वेल ऑफ है कि नहीं, उनका कंडीशन बेटर है कि नहीं, वो सारा चीज हमें ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से पता चल रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत? देखो इसके बाद इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, देखो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी क्या होता है ये हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो वही इस टॉपिक में कह रहा है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है।
देखो यहां पर बॉक्स में बहुत अच्छा बात लिखा है, उसको टिक कर देना। ये सब आप आंसर में यूज कर सकते हो लाइन। देखो लिखा है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर्स बट वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रेन। समझ में आ रहा है ना? मतलब स्टेटमेंट का मतलब समझ रहे हो ना? मतलब जो रिसोर्सेज है, हमें सारा का सारा रिसोर्स नहीं यूज कर जाना है, हमें आने वाले पीढ़ी के लिए भी रिसोर्सेस को बचा के रखना है, छोड़ना है कि वो भी रह पाए अर्थ पे। तो हमने अपने चिल्ड्रन से बोरो किया है अर्थ को, ना कि आवर फोरफादर्स। फोरफादर्स तो रह के जा चुके हैं, वो तो खत्म हो गए। जो परदादा परदादा वो सब क्या हो गए, चले गए, टाटा बाय बाय। समझ में आ रहा है ना? टाटा बाय बाय है कि नहीं? अब हम लोग हैं और हम लोग के बाद जो जनरेशन आएगा वो रहेगा। तो वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर्स, रादर वी हैव बोरोड दिस वर्ल्ड फ्रॉम आवर चिल्ड्रेन। कोई दिक्कत क्लियर नहीं आता? तो ये सब आप स्टेटमेंट आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो, याद कर लेना इसको, ठीक है ना? नेक्स्ट देखो, यहां देखो एग्जाम्पल 1, ग्राउंड वाटर के ऊपर बात हो रहा है। देखो आपको ये बात बताना चाहिए कि हम लोग इतना ज्यादा ग्राउंड वाटर निकाल चुके हैं ना कि ग्राउंड वाटर निकालने के चलते अर्थ का रोटेशन थोड़ा सा, बहुत कम, बहुत 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 माइन्यूट डिफरेंस है, थोड़ा सा कम हो गया है। इतना ज्यादा ग्राउंड वाटर हमने एक्सकवेट कर दिया है। समझ में आ रहा है ना? आप इस बात को समझो। जैसे आप दिल्ली चले जाओगे, दिल्ली जानते हो ना? न्यू दिल्ली, इंडिया का कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। अगर आप वहां पे घर बनाओगे, अगर आप वहां पे घर बनाओगे तो क्या आप वहां पे बोरिंग कर पाओगे? घर में बोरिंग होता है ना पानी निकालने के लिए, जमीन में से बोरिंग करते हैं हम लोग, उसको मोटर से कनेक्ट कर देते हैं ताकि मोटर चला के पानी भर सके। किसके किसके घर में बोरिंग है? रेज योर हैंड। देख रहे हो ना, कई लोगों के घर में बोरिंग है, लेकिन आप दिल्ली में जाओगे तो आप बोरिंग नहीं कर पाओगे। वहां पे प्रॉपरली म्युनिसिपल डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके घर तक पानी का पाइपलाइन पहुंचाएगा, क्योंकि दिल्ली का पॉपुलेशन इतना ह्यूज है, वहां का पॉपुलेशन डेंसिटी इतना ज्यादा है। बात नहीं कि अगर दिल्ली में सब लोग ग्राउंड वाटर एक्सकवेट करने लगा तो वहां अर्थक्वेक आने लगेगा, जो ग्राउंड है वो कोलैप्स करने लगेगा, क्योंकि वाटर निकाल दोगे तो वाटर का प्रेशर कम हो जाएगा ग्राउंड के अंदर, तो सरफेस कोलैप्स कर जाएगा, अर्थक्वेक आने लगेगा। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए बोरिंग करना मना है। जैसे आप पटना सिटी में चल जाओ, क्या गांधी मैदान के आसपास का एरिया, वहां बोरिंग अलाउड नहीं है। आप करोगे, पकड़े गए तो आप पे जुर्माना होगा। समझ में आ रहा है ना? तो धीरे धीरे अब ये पटना में भी बंद होते जा रहा है। म्युनिसिपल डिपार्टमेंट का काम है कि पानी पहुंचाएगा हर जगह, अब वो कैसे पहुंचाएगा उसका टेंशन है। समझ में आ रहा है ना? तो दिल्ली में जाओगे तो म्युनिसिपल डिपार्टमेंट का जो पानी आता है उसका प्रेशर बहुत कम रहता है। आप चाहोगे कि वो पानी पहुंच जाए 2 माला 3 माले पे, सेकंड या थर्ड फ्लोर पे नहीं आ पाता है, तो लोग क्या करता है, घर के नीचे ग्राउंड वाटर टैंक बनाता है, उसमें म्युनिसिपल डिपार्टमेंट का पानी स्टोर करता है, फिर उसको पंप की मदद से ऊपर चढ़ाता है टंकी पे, टंकी में, और फिर वो टंकी से पानी पूरे घर में आता है। हाँ? समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे किसी जगह का डेंसिटी बढ़ते जाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी, ग्राउंड वाटर निकालना मना होते जाता है। नहीं तो आज इसका पहले से गवर्नमेंट आएगा कहेगा इसको बंद करिए, हम आपको पानी का सप्लाई का लाइन पहुंचा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है ना? कंट्री में वाटर स्कार्सिटी होते जा रहा है। आप देख लो, कई जगह तो इंडिया में पानी का कमी है। जैसे जो प्लेट्यू वाला रीजन है, प्लेट्यू वाला रीजन, माउंटेन वाला रीजन, वहां पे पानी का कमी हो जाता है, पानी का कमी हो जाता है। बाकी जो प्लेन वाला रीजन है वहां बहुत पानी है, लेकिन अंडरग्राउंड वाटर को हम लोग खराब करते जा रहे हैं। जैसे पटना का पानी देख लो, पटना में पानी बहुत है, अंडरग्राउंड वाटर भी है, लेकिन उसमें आर्सेनिक पाया जा रहा है, पल्यूट हो गया। समझ में आ रहा है ना?
तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग लॉन्ग टर्म में अपने आप को ही हार्म पहुंचा रहे हैं। इंडिया में ऐसा ऐसा विलेज है ना जहां पे इंडस्ट्री सब पानी में अपना एफ्लुएंट्स, इंडस्ट्री का पोल्यूशन डंप कर दे रहा है, और सब जिस जिस गांव में पानी जा रहा है वहां का जो पानी पी रहा है वो सबको कैंसर हो जा रहा है। आप देखना, ये सब डॉक्यूमेंट्री है यूट्यूब पे, आप देखना कैंसर विलेज ऑफ इंडिया, पीपल आर गेटिंग कैंसर ड्यू टू ड्रिंकिंग वाटर, ऐसे सर्च करना, समझ में आ रहा है ना? तो इतना, इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट सब, इतना पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आप इस बात को समझो, नहीं तो हम ही लोग के चलते हम ही लोग का क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट देखो, इधर देखो, इधर देखो, आप सीधे लास्ट के 2 क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या लिखा हुआ है? वाई ग्राउंड वाटर इज ओवर यूज। हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा ओवर यूज हो रहा है ग्राउंड वाटर का। ओवर यूज का मतलब है, देखो, जो ग्राउंड वाटर है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। जब पानी वानी पड़ता है, धरती पे पानी पड़ता है, या कहीं पे आसपास नदी होता है, तो नदी के चलते या बरसात के पानी के चलते क्या होता है ना, बारिश का पानी ग्राउंड में इनफिल्ट्रेट करता है, सीप करता है, और उससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है, तो वाटर टेबल ऊपर आ जाता है। लेकिन जितना तेजी से वाटर टेबल रिचार्ज हो रहा है, अगर उससे भी ज्यादा तेजी से हम लोग पानी निकालने लगेंगे तो रिचार्ज हो पाएगा? तब तो उसी को बोला जाता है ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, दैट इज नोन एज ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। मतलब जितनी फास्टली हम लोग ग्राउंड वाटर को बाहर निकाल रहे हैं, उतने तेजी से वो रिचार्ज नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग ग्राउंड वाटर को ओवर यूज कर रहे हैं। लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखो, ग्राउंड वाटर इज ओवर यूज्ड ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। लिखो, है ना? जितना देखो, कैपिटलिज्म, कोई कैपिटलिज्म खराब चीज नहीं है, लेकिन एक्सट्रीम कैपिटलिज्म बहुत खतरनाक चीज है, उसी के चलते सब हो रहा है। लिखो, वाई ग्राउंड वाटर इज ओवर यूज। इसमें लिखो, ग्राउंड वाटर इज ओवर यूज ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। अब देखो, इंडिया में क्या होता है ना, इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है, बहुत बड़े पैमाने पे एग्रीकल्चर हो रहा है, और इतने बड़े पैमाने पे एग्रीकल्चर हो रहा है तो क्रॉप्स को ग्रो कराने के लिए वाटर चाहिए कि नहीं चाहिए? बस ओवर यूज हो रहा है ग्राउंड वाटर का, उसके चलते। समझ में आ रहा है ना? तो लिखो, लिखो, एक मिनट रुक, चलो क्या बता रहा था? फर्स्ट पॉइंट लिखो, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, INTENSIVE, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इसमें लिखो, एरो देकर लिखो, लिखो, फार्मर्स यूज लार्ज अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन। फार्मर्स यूज लार्ज अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन। Farmers use large amount of groundwater for irrigation. Farmers use large amount of groundwater for irrigation, comma, especially for water intensive crops. Especially for water intensive crops. Especially for water intensive crops. वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स मतलब जिनको वाटर का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होता है। हाँ, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, जैसे वाटर इंटेंसिव क्रॉप क्या है? हाँ, राइस हो गया, शुगर केन हो गया, सबको बहुत पानी चाहिए। तो लिखो, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स लाइक राइस एंड शुगर केन। लिखो, लाइक राइस एंड sugar cane, like rice
एंड शुगर केन। शुगर केन जानते हो ना, गन्ना है कि नहीं? गर्मी के दिन में आप जाओगे तो बहुत सारा गन्ना का जूस पिलाने वाला मिलेगा सर, है ना, पी लेना, पियोगे फायदा होगा, है ना। उसमें नींबू वींबू गार के देगा, थोड़ा नमक मिला के, बढ़िया पीना, एकदम मजा आ जाएगा। 10-20 रुपए का देगा, है कि नहीं? मीठा मीठा लगेगा एकदम, गर्मी में दिमाग को ठंडक मिलेगा। सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, फ्री और सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट लिखो, फ्री और सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी। फ्री और सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब बताओ, जैसे फार्मर्स को सब्सिडाइज रेट पे इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है या फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है। अब मान लो फार्मर रात में पंप ऑन किया, मान लो 2 घंटा में पूरा खेत पट जाता, 3 घंटा में। अब वो कह रहे इलेक्ट्रिसिटी फ्री है ना जी, अरे छोड़ दीजिए, सुबह चला जाएगा, 5 बजे उठेंगे, भोर में चला जाएगा, उड़िया दो मुंह हाथ धोकर। तब तक बताइए, वो खेत में पानी जितना नहीं चाहिए उससे ज्यादा पानी हमने डाल दिया है। आप समझ रहे हो ना? तो ये सब भी प्रॉब्लम होता है। अगर सब्सिडी पे इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, तो उसका दुरुपयोग करने लगते हैं लोग। अब देख लो, अभी बिहार सरकार बिजली फ्री किया था ना, सब पंखा चला के छोड़ देते होगे, है ना, धकाधक पंखा, दूसरे रूम में जाते होगे, किसी और रूम का पंखा चलता रहता होगा, कहते होगे कह रहे घर में हवा ही फैलेगा ना, है ना, उधर का ठंडक इधर आएगा किसी तरीके से। ये सब काम नहीं करना है, समझ में आ रहा है ना? रब देखो, सुन भी नहीं रहा है क्या? रब क्लियर है ना? लिखो फ्री और सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें आरो देकर लिखो, इन मेनी एरियाज इलेक्ट्रिसिटी फॉर पंपिंग ग्राउंड वाटर इज फ्री और हेविली सब्सिडाइज्ड। In many areas, electricity for pumping groundwater, electricity for pumping groundwater, electricity for pumping groundwater is free or heavily subsidized, is free or heavily subsidized, comma, leading to excessive extraction, leading to excessive, EXCESSIVE, leading to excessive extraction। excessive का स्पेलिंग है EXCESSIVE। एक्सेसिव मतलब हद से ज्यादा, जितना चाहिए उससे भी ज्यादा एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन हो रहा है ग्राउंड वाटर का, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो, कुछ रीजन ऐसा है जहां पे सरफेस वाटर का कमी है, कुछ रीजन ऐसा है जहां पे सरफेस वाटर का कमी है। सरफेस वाटर मतलब रिवर का वाटर, पॉन्ड का वाटर, लेक का वाटर, ये सब नहीं है, तो लोग क्या करेंगे? ग्राउंड वाटर ही यूज करेंगे, है कि नहीं? लिखो थर्ड पॉइंट, लैक ऑफ सरफेस वाटर। लिखो थर्ड पॉइंट, लैक ऑफ सरफेस वाटर। थर्ड पॉइंट लिखो सुमित, लैक ऑफ सरफेस वाटर। थर्ड पॉइंट इज लैक ऑफ सरफेस वाटर। अब जहां पे रिवर, लेक, पॉन्ड का शॉर्टेज है, तो वहां पे लोग पानी कहां से लाएगा? ग्राउंड वाटर को यूज करेगा, और कोई तरीका है नहीं। तो लिखो इन रीजन्स विथ लिमिटेड रिवर्स, इन रीजन्स मतलब ऐसा जगह जहां पर पानी का कमी है, सरफेस वाटर का कमी है। लिखो इन रीजन्स विथ लिमिटेड
इन रीजन्स विथ लिमिटेड रिवर्स कॉमा लेक्स, रिवर्स कॉमा लेक्स और रेनफॉल, रिवर्स कॉमा लेक्स और रेनफॉल, जहां पे रिवर लेक रेनफॉल ये सब नहीं हो रहा है, कॉमा पीपल डिपेंड मोर ऑन ग्राउंड वाटर, कॉमा पीपल डिपेंड मोर ऑन ग्राउंड वाटर। तो जहां जहां सरफेस वाटर का कमी है, बारिश का कमी है, वहां पे ऑटोमेटिकली लोगों को ग्राउंड वाटर पे ही स्विच करना पड़ेगा, तो ग्राउंड वाटर का ओवर यूज होगा वहां पे, फिर कोई दिक्कत? क्लियर है? नहीं आता? बहुत अच्छे। फोर्थ पॉइंट लिखो, लिखो ग्रोइंग पॉपुलेशन, हद से ज्यादा आबादी, लिखो ग्रोइंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग पॉपुलेशन। एक बात बताओ, पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगा तो सबको पानी पिलाओगे ना, कि बिना पानी पिलाए मार दोगे किसी को? भाई अब अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसको पानी तो देना पड़ेगा। अब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो चुका है, इंडिया का पॉपुलेशन कितना हो चुका है? 150 करोड़, बहुत पहले था, अब तो और भी ज्यादा हो चुका होगा। सेंसस हो रहा है इस बार, आएगा आपके घर पे भी गिनने आपको, है ना? खुद को गिन के बता देना सही सही, बोलना कि एकदम सही से गिनिएगा, कुछ भी नहीं छुपाइएगा, तब तो हमको पता चलेगा कि हम लोग कितने हो गए, है कि नहीं? लिखो ज्यादा पॉपुलेशन मतलब मोर डिमांड ऑफ वाटर, लिखो मोर पॉपुलेशन मीन्स increased demand, more population means increased demand for drinking water, more population means increased demand for drinking water, comma domestic use, ज्यादा लोग होगा तो ज्यादा कपड़ा धुलेगा, ज्यादा लोग होगा तो ज्यादा घर में पोछा मारा जाएगा, समझ में आ रहा है ना? तो पानी का ज्यादा यूज होगा। लिखो मोर पीपल मीन्स इंक्रीज्ड डिमांड फॉर ड्रिंकिंग वाटर, कॉमा डोमेस्टिक यूज एंड फूड प्रोडक्शन। हाँ वाह, ये आखिरी क्लास चल रहा है अभी मेरा, समझ में आ रहा है ना? ध्यान से सुनो, 6 बार रिपीट कर चुके हैं, समझ में आ रहा है ना? ध्यान से सुनो और एक ही बार में लिखो। मोर पीपल मीन्स इंक्रीज डिमांड फॉर ड्रिंकिंग वाटर, कॉमा डोमेस्टिक यूज एंड फूड प्रोडक्शन, है ना? डोमेस्टिक यूज, फूड प्रोडक्शन, खाना बनाने के लिए पानी लगता है ना? आटा का जब हम लोग डो बनाते हैं तो उसमें पानी डाल के ही उसको गूंथते हैं ना, तब सब्जी बनाते हैं तो पानी डालते हो ना, तो चिकन बनाते हो बढ़िया एकदम प्याज को फ्राई करके बढ़िया से एकदम उसमें लहसुन डाल के और चिकन मसाला डाल के जो फ्राई करते हो एकदम चकाचक, है ना? बढ़िया सरसों तेल उसमें डालते हो एकदम चपक के, उसमें ग्रेवी बनाने के लिए पानी डालते हो कि नहीं डालते हो? डालते हो ना? तब समझ में आ रहा है ना? बिना पानी के खाना कैसे बनेगा? तो ज्यादा लोग ज्यादा खाना, चावल में भी पानी डालना पड़ता है कि नहीं? तब बहुत अच्छे, शाबाश, चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फिफ्थ पॉइंट लिखो, फिफ्थ पॉइंट लिखो, बात नहीं, फिफ्थ पॉइंट लिखो, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे जैसे अर्बन एरिया ग्रो करता जाएगा और भी ज्यादा इंडस्ट्री बैठेगा, तो इंडस्ट्री में पानी चाहिए, बिना पानी के इंडस्ट्री चलेगा जी? नहीं चलेगा। तब अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, एरो देकर लिखो,
लिखो लिखो, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज एंड सिटीज, इंडस्ट्रीज एंड सिटीज, ये सब जो इंडस्ट्री होता है और जो बड़ा बड़ा शहर सब होता है, सिटी, इंडस्ट्रीज एंड सिटीज यूज ह्यूज क्वांटिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, यूज ह्यूज क्वांटिटी, यूज huge quantity of groundwater for various purposes, use huge quantity of groundwater for various purposes। लिख लिया ना यहां तक? चलो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है वहां पर, कैन देयर बी डेवलपमेंट विदाउट ओवर यूज? क्या बिना ओवर यूज के हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लिखो लिखो यस, सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखो, यस डेवलपमेंट कैन टेक प्लेस विदाउट ओवर यूजिंग ग्राउंड वाटर। लिखो यस डेवलपमेंट कैन टेक प्लेस विदाउट यूजिंग, ये सॉरी विदाउट ओवर यूजिंग ग्राउंड वाटर। Development can take place without overusing groundwater। लिखो फुल स्टॉप, लिखो फुल स्टॉप के आगे लिखो, दिस रिक्वायर्स सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस सच एज, दिस रिक्वायर्स सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, दिस रिक्वायर्स sustainable practices, this requires sustainable practices such as, क्या क्या वो sustainable practice है? फर्स्ट लिखो, फर्स्ट लिखो efficient use of water resources, efficient use of water resources, efficient use of water resources मतलब जितना पानी चाहिए उतना ही इस्तेमाल करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे, है कि नहीं? जैसे मान लो नहाने जा रहे हो, मान लो आप नहाने जा रहे हो तो आप 1-1.5 बाल्टी पानी से भी नहा सकते हो और आप 10 बाल्टी पानी से भी नहा सकते हो, आपके ऊपर है। समझ में आ रहा है ना? आपके ऊपर है। नेक्स्ट लिखो, हम लोग वाटर सेविंग इरिगेशन टेक्निक्स यूज करेंगे। हम लोग इरिगेशन, खेती बाड़ी में ऐसा टेक्निक यूज करेंगे जिससे पानी बचे। जैसे एक होता है ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, हम लोग प्लांट के स्टेम के पास पाइप बिछा देते हैं और जहां जहां स्टेम होता है वहां पाइप में छेद होता है, बस वहीं वहीं पे पानी गिरेगा थोड़ा थोड़ा, ड्रॉप बाय ड्रॉप, और कहीं नहीं गिरेगा। दुनिया का सबसे एडवांस्ड एग्रीकल्चर सिस्टम जहां पे जरा सा भी पानी नहीं बर्बाद होता, वो एक ही जगह पे, दैट इज इजराइल। इजराइल जानते हो ना, जो अभी लड़ाई कर रहा है ईरान के साथ, वहीं पर वहां का एग्रीकल्चरल सिस्टम बहुत एडवांस्ड है, पानी नहीं बर्बाद करता है। लोग ड्रिप इरिगेशन यूज करता है, पूरा ड्रिप इरिगेशन का नेटवर्क बना के रखा है, एकदम प्लांट के स्टेम के पास जहां रूट है बस उतने में ही पानी डालता है सर। एक तो ड्रिप इरिगेशन है, दूसरा हम लोग स्प्रिंकलर सिस्टम यूज कर सकते हैं। स्प्रिंकलर क्या करता है, जैसे गार्डन वार्डन है तो पानी को, कम पानी को ज्यादा एरिया में स्प्रेड करता है, तो सारे प्लांट को प्रॉपर पानी मिल पाता है, गोल गोल घूमता रहता है। देखे हो कि नहीं देखे हो? लिखो सेकंड पॉइंट, लिखो एडॉप्शन ऑफ वाटर सेविंग इरिगेशन टेक्निक्स, adoption of water saving irrigation techniques, adoption of water saving irrigation techniques, adoption of water saving irrigation techniques। ब्रैकेट में लिखो एग्जाम्पल देकर लिखो, जैसे ड्रिप, DRIP, ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन,
ब्रैकेट में एग्जांपल देकर लिख लो, ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन लिख लिए ना। थर्ड पॉइंट लिखो हम लोग, और क्या कर सकते हैं, जैसे बारिश के मौसम में छत पे जो पानी गिरता है उसको हम लोग बचा सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट लिखो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जानते हो ना क्या होता है? अपने घर के आसपास छोटा सा गड्ढा बना दो और उसमें बारिश का पानी इकट्ठा कर लो, ताकि वो पानी ग्राउंड में नीचे इनफिल्ट्रेट कर जाए, जिससे वाटर टेबल रिचार्ज हो सके। रूफ पे, रूफ से पानी धरती के अंदर कैसे जाएगा? रूफ पे बना दोगे तो पानी रूफ पे ही इकट्ठा हो जाएगा ना, तो पता चला घर में डैम्प मार देगा। समझ में आ रहा है ना? पानी जमीन में इकट्ठा करेंगे ताकि पानी जमीन में अंदर चला जाए। गुड, लिखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, है ना, हम लोग वाटर को रीयूज और रिसाइकिल कर सकते हैं। जैसे आप जापान में जाओगे तो ऐसा ऐसा पब्लिक प्लेसेस पे वाटर डिस्पेंसर लगा हुआ है कि आप बढ़िया से पानी लो, उसमें से मुंह वो दो, बढ़िया पानी मुंह में भर के पचक कुल्ला करो, अच्छे से माउथ रिंस करो। वो क्या करेगा कि वो मशीन वापस से उसी पानी को यूज करेगा, उसको बढ़िया अच्छी उसको क्लीन कर देगा, हाँ उसको डिस्टिल कर देगा, बढ़िया से क्लीन कर देगा, और एक ही पानी से पता चला 100 लोग कुल्ला कर लिया। अब कोई दिक्कत नहीं है, समझ? अरे भाई वो पानी साफ हो गया, उसमें मशीन लगा हो गया। छी छी करने से नहीं काम चलेगा। सुन लीजिए, हेलो, देखिए फिजिक्स में एक टॉपिक है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि 11th और 12th में भी नहीं पढ़ाया जाता, कॉलेज में पढ़ाया जाता है। जो भी फिजिक्स लेगा उसको पढ़ाया जाता है। वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फिर सिर्फ फिजिक्स में नहीं काम करता है, वो हर जगह काम करता है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आप रेगिस्तान में फंस गए, आपको पानी नहीं मिल रहा है, और आप देखोगे कि कोई आदमी कुल्ला करके पानी फेंका, आप वो पानी पी जाओगे। क्यों? क्योंकि उस समय आपको पानी नहीं मिला, आपको अपना जान बचाना है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और यार जापान में मशीन लगा हुआ है जो पानी साफ करके दे रहा है, तो आप छी छी कर रहे हो? हाँ, वो बढ़िया पानी को साफ कर रहा है, रिसाइकिल कर रहा है। बढ़िया मतलब जो पानी हम लोग यूज किए उसमें जो गिरा उसको साफ कर दे रहा है, उसको हम लोग दोबारा यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? अरे इस बात को समझो। देखो चाइना अगर हम लोगों से, हेलो, इस बात को समझो, अगर चाइना इंडिया से 50-60 साल आगे है ना टेक्नोलॉजी के मामले में, तो जापान इंडिया से 100 साल आगे है अभी। अगर आप जापान चल जाओगे ना तो आपको लगेगा कि आप कहाँ फ्यूचर में आ गए हो। ऐसा ऐसा सामान देखने को मिलेगा ना कि आप चौंक जाओगे, कहोगे कि जापान छोड़ के पता चला फिर आओगे ही नहीं। कहोगे कि आप कहेंगे क्या कर रहे हो, कहोगे सर यहीं पे चाय पिला रहे हैं सर, बहुत पसंद आ रहा है लोग को। समझ में आ रहा है ना? समोसा चाय खिला रहे हैं, है कि नहीं? तब 100 साल आगे हो लोग। आप देखो इस बात को समझो, पूरे दुनिया में सेमीकंडक्टर, हर एक टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट, आप जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो, जो मोबाइल से क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, ये सब में सेमीकंडक्टर चाहिए। और आज हम लोग 2026 में आ चुके हैं और आज भी इंडिया सेमीकंडक्टर नहीं बना रहा है। आप इस बात को समझो, क्यों नहीं बना पा रहा है? क्योंकि बड़ा बड़ा कंट्रीज टेक्नोलॉजी दे ही नहीं रहा है, और हम लोग खुद से वो रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं। अब जाके जो पुराना वाला टेक्नोलॉजी, आज से 10 साल पुराना टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर का, नीदरलैंड, अभी गए थे ना नरेंद्र मोदी नीदरलैंड, 10 साल पुराना टेक्नोलॉजी दिया है। 10 साल नहीं, 16 साल पुराना टेक्नोलॉजी दिया है कि आप ये 16 साल पुराना टेक्नोलॉजी लीजिए, इस पे काम करिए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी आपको नहीं दे सकते हैं, निकलिए इधर से।
समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि बड़ा बड़ा कंट्रीज का इस पे कंट्रोल है, मोनोपोली है। इंडिया को दे देगा, पता चला इंडिया का भी तरक्की होने लगा। पता चला जो मोबाइल फोन हम लोग खरीद रहे हैं 15,000 16,000 में, तो 5,000 6,000 में मिलने लगा। जो आईफोन आप लोग आईफोन जो खरीदता है, अब देखो 1 लाख रुपए का आता है, 1 लाख 1.5 लाख। वही आईफोन आप जाके अमेरिका में खरीदो, आपका 60,000 रुपया खर्चा होगा बस। 60,000 70,000 बस। जो आईफोन इंडिया में 1.5 लाख का मिलता है, अगर आप वो अमेरिका में जाके खरीदोगे तो आपका 60,000 रुपया लगेगा। तो इंडिया में जिस दिन सेमीकंडक्टर बनने लगेगा, आप समझ रहे हो, दाम कम हो जाएगा। तो बड़ा बड़ा कंट्री नहीं चाहता है कि इंडिया भी रेस में आ जाए, तो हमें पढ़ाई करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, खुद से टेक्नोलॉजी को डेवलप करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? और सोचो, सेमीकंडक्टर आज से नहीं बन रहा है। आप वीडियो गेम खेलते थे ना, बचपन से खेलते आ रहे हो, तब से सेमीकंडक्टर बन रहा है। और आज 2026 आ चुका है और अभी तक इंडिया सेमीकंडक्टर को फैब्रिकेट नहीं कर रहा है। आप इस बात को समझो। पहला इंडस्ट्री अब जाके दिसंबर में बैठने वाला है गुजरात में, इसी साल दिसंबर में। अब वो बैठेगा, कब तक वो इंडस्ट्री बनेगा, कब उसमें फैब्रिकेशन स्टार्ट होगा? आप समझ रहे हो ना? इंडिया बहुत पीछे है इस मामले में। अब बताइए, पूरा दुनिया एआई तक पहुंच चुका है, तो आप पढ़ाई करो अच्छे से। कौन रिसर्च करेगा सेमीकंडक्टर में? आप ही लोग चल के ना आगे करोगे तब। बहुत अच्छे, चलो बात नहीं, कहां पहुंच गए थे हम लोग? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रीयूज एंड रिसाइकलिंग ऑफ वाटर। लिख लिए ना? 4th पॉइंट है रीयूज एंड रिसाइकलिंग ऑफ वाटर। रीयूज एंड रिसाइकलिंग ऑफ वाटर। रीयूज एंड रिसाइकलिंग ऑफ वाटर। कोई दिक्कत? वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्लानिंग अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट। प्लानिंग अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट विथ वाटर कंजर्वेशन इन माइंड। प्लानिंग अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट, हमें इस तरीके से अपने अर्बन और रूरल डेवलपमेंट को करना है, वाटर कंजर्वेशन को माइंड में रखते हुए कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा पानी का बचत कर सके। प्लानिंग अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट विथ वाटर कंजर्वेशन इन माइंड। विथ वाटर कंजर्वेशन इन माइंड। समझ में आ रहा है ना? सबको क्लियर है यहाँ तक? बहुत अच्छे। तो अभी के क्लास में यहीं तक रखते हैं, यहां से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है?